स्टिकी एंड्स देखते हैं पैलिंड्रोम, है ना? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए में कट करता है, वो पैलिंड्रोम साइट में कट करता है। पैलिंड्रोम क्या होता है? एक ऐसा साइट जहां पर लेफ्ट टू राइट जब हम रीड करते हैं, है ना? जैसे जी ए ए टी टी सी जी सी, इधर ए टी ऐसा, यहाँ पर ए टी सी टी टी ए ए जी सी जी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पैलिंड्रोम है, जी ए टी टी सी, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, जी ए टी टी सी जी ए टी टी सी, इसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, ये हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये क्या करता है? इसी पैलिंड्रोम साइट को कट करता है ना? और ये पैलिंड्रोम जो है, ये डीएनए का जो सेगमेंट हमको चाहिए, यहाँ पर वो ये कट करेगा। और जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में भी ऐसा ही पैलिंड्रोम होना चाहिए, तो वो प्लाज्मिड को भी ऐसा ही कट करेगा और ये सेगमेंट छोटा सा हटाएगा, और इस सेगमेंट जो छोटा सा यहाँ कटेगा, उस सेगमेंट को हम यहाँ पर जोड़ पाएंगे। तो उसके लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होता है, दोनों के लिए सेम, इसके लिए भी और इसको भी काटने के लिए, क्योंकि पैलिंड्रोम एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो वैरायटी है, वैसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वैरायटी होती है, वो एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोम पे ही कट करता है। लेकिन वो काटता कैसे है? वो बिल्कुल ऐसा नहीं काटेगा कि ये जी ए टी टी सी है और यहां से ऐसा। इससे क्या होता है कि एक नॉर्मल डीएनए का स्ट्रैंड कट होगा, बिल्कुल इक्वल दोनों साइड से अगर काटेगा तो एक नॉर्मल डीएनए का स्ट्रैंड मिलेगा। इसमें यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि अगर इस तरीके का नॉर्मल कट कर दिया तो ये दोनों स्ट्रैंड वापस जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रैंड, मतलब डीएनए, सर्कुलर डीएनए वापस एक दूसरे से ना जुड़ पाए, इसीलिए एक ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। ये देखो, ये ओवरहैंगिंग है। ठीक है, इसको अपन ऐसा करेंगे, ये एक ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ऐसा ही ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर तिरछा यहाँ पर काटा जाए। ठीक है, तो मान के चलो जी और ए के बीच में इधर काटे, ठीक है, और जी और ए के बीच में यहाँ पर काटे, तो उससे क्या होगा कि इधर से ये हटा देंगे पूरा। ठीक है, ऐसा यहाँ से ये हटा दिए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी एक ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब ये ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर इस ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर के साथ में डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। इसको मैं एक छोटा सा स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये डायग्राम अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो, ये डायग्राम देख पा रहे हो बेटा अच्छे से? यस सर। ठीक है, चलो, ये पिछले बार मैं काफी ढूंढ रहा था, ये नोट्स मेरे को मिल ही नहीं रहा था, मेरे ही नोट्स है, क्योंकि इसमें डायग्राम मैंने ये वाला दिया है। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये डीएनए का बैकबोन है ना? ये यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो ये एक डीएनए, तो अगर आप देख सकते हो जी ए टी टी सी, तो यहाँ पर से ए टी टी सी गायब है और यहाँ पर से जी गायब है, जी ए टी टी सी होना चाहिए। समझ आ रहा है बात? अब यहाँ पर भी क्या होगा, ये स्टिकी एंड दिख रहा है, इसको स्टिकी एंड बोलते हैं, ये भी स्टिकी एंड है, ये भी स्टिकी एंड है। यहाँ पर भी देख सकते हो जी गायब है, ए टी टी सी, और यहाँ पर से ए टी टी सी गायब है। तो अब इन दोनों को अगर आप देखोगे तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, स्टिकी एंड्स हो गए। ठीक है, तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखो, इस जी के साथ में ए टी टी सी दूसरे डीएनए का, और इस जी के साथ में ए टी टी सी पहले डीएनए का, दोनों मिल गया। इस डायग्राम को अच्छे से देखो तो आप समझ आएगा आपको कि स्टिकी एंड का मतलब क्या होता है। ये देखो, यहाँ पर ऐसा कट हुआ, जी ए टी टी सी यहाँ ऐसे कट हुआ। इस डायग्राम को अच्छे से देखो, स्टिकी एंड का मतलब यहीं से अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो क्यों सर। भाई, खुशी कितना गायब होते हो आप लोग? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये।
नीट में भी बहुत क्वेश्चन आता है बायोटेक से, सब बेटा गोल नहीं मारेंगे यार। चलो, तो ये स्टिकेंड समझ आ गया होगा। आप देखो बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के एग्जांपल, ये इको R1, ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है इको R1। इको R1 जो रहता है वो किसके बीच काटेगा, G और A के बीच में, जैसे यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो यूज होगा, इस जगह पे जो यूज होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, वो कौन सा टाइप का है, इको R1 टाइप का है। ठीक है, कहाँ से ऑब्टेन हुआ ये भी क्वेश्चन आता है, ई कॉलाई। ठीक है, और ये क्या है, कंटेनिंग ड्रग रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। ठीक है, RI। He3, HAE, He3, ये किसके बीच में कट करेगा, G और C के बीच में, दिख सकता है आप लोगों को, G और C के बीच में काटेगा। ठीक है, फ्रॉम हिमोफिलस इजिप्टिकस, यहाँ पर अगर आप देखोगे Hind3, ठीक है, Hind3 किसके बीच में कट करता है, A और A के बीच में, लेकिन वो पेलिंड्रोम होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेम होना चाहिए। ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजाe से। ठीक है, बाकी ये जो मैं नोट्स दूंगा उसमें आपको ये सब तो आप पढ़ ही चुके हो पहले, डीएनए लाइगेज वगैरह, सिंथेसाइजिंग एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए पॉलीमरेज, ये सारा चीज। ठीक है, चलो क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है बात आप लोगों को। यस अरे सर। सर। हाँ, चलो अब अपने को क्या देखना है इसमें, एक मिनट। चलिए, बाकी सारी चीजें जो है नॉर्मल है। अब एक बेटा हम लोग क्या देखेंगे, क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में देखेंगे। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या देख लिया कि हम लोग जो है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी देख रहे थे, उसमें क्या क्या तीन चीजें देखी हैं, बताओ कौन बताएगा, सिमर बताएगी। सिमर पिछले क्लास में आई थी बेटा, सिमर पिछले क्लास में आई थी, कोई बोलता ही नहीं है यार, क्या बात है। अदिति, यस सर। टूल्स ऑफ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। यस सर। क्या क्या देखे थे बेटा इसमें हम लोग, सर ये पहला बताओ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखे थे, नहीं दूसरा बेटा, वेक्टर। हाँ, पहले हम लोग एंजाइम इसमें देखे थे बेटा, एंजाइम यस क्या सर। कहते हैं, एंजाइम। रिकॉम दूसरा वेक्टर डीएनए। वेक्टर, हाँ वेक्टर डीएनए है ना, तीसरा या वेक्टर होस्ट। बोलेंगे बेटा। और तीसरा जो रहता है होस्ट और पैसेंजर डीएनए, होस्ट यस ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड पैसेंजर डीएनए। होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म में हम लोग जो है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वो मे भी जैसे अपन बैक्टीरिया लेते हैं। और पैसेंजर डीएनए कौन सा, जैसे हम लोग इंसुलिन लिए थे, तो वो पैसेंजर डीएनए हो गया हमारा। एंजाइम और वेक्टर, वेक्टर तो आपको मालूम है लाइक प्लाज्मिड। और कौन कौन सा वेक्टर मैंने बताया था, बताओ भाई, क्षितिज कौन सा वेक्टर बताया, और सर बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, हाँ बैक्टीरियोफेज, और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और सर बैक और यैक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल बैक्टीरियल, YAC, और बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। चार टाइप के जो हैं अभी जो मैंने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्लाज्मिड हो गया, मोस्ट कॉमन वही यूज करते हैं। बैक्टीरियोफेज कुछ केसेस में यूज करते हैं, और तीसरा और चौथा एग्जांपल कुछ कुछ केसेस में यूज करते हैं, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये चार आपको एग्जांपल्स मेनली याद रखने हैं। तो हम लोगों ने अभी एंजाइम देख लिया, एंजाइम में भी मेनली हम लोग देखे हैं रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस एंजाइम। देन उसके बाद हम लोग, अभी मैं आपको नोट्स में जो दिखाया हूँ, लाइगेज लाइगेज अल्काइन फॉस्फेट सिंथेसाइजिंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम में वही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वही सारा चीज रहता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वेक्टर की अब हम बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, वेक्टर की। तो वेक्टर में भी मेनली जो रहता है हम लोगों को जो पढ़ना है आपके सिलेबस में, दैट इज प्लाज्मिड। ठीक है, तो मैं अब किसकी बात करूंगा, समझ आ गया ना हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, आपको पहले हेडिंग ही मालूम होना चाहिए। ठीक है, यस। चलो अब हम लोग देखते हैं बेटा प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड एज अ वेक्टर, प्लाज्मिड क्या होता है बेटा, व्हाट इज प्लाज्मिड, व्हाट इज प्लाज्मिड, बताओ भाई भावना। सर्कुलर डीएनए। है, प्लाज्मिड इज अ सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड,
डबल डबल स्ट्रैंडेड। हाँ, तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डीएससी डीएनए, सर्कुलर डीएनए। समझ आ रहा बात? ठीक है, चलो। अब ये जो प्लाज्मिड वेक्टर होते हैं इसके बहुत सारे मतलब लोकेशंस होते हैं। मतलब मान के चलो बेटा ये क्या है, इसमें बहुत सारे जीन के सीक्वेंस हैं, क्योंकि डीएनए में बहुत सारे जीन होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मिड वेक्टर है, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर डीएनए है। इसमें आपको काफी सारे अलग अलग पोजीशंस मिलेंगे, साइट्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा डायग्राम है। देखो, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का ही है, आपके पास एनसीईआरटी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक चीज को हम रीड करते जाएंगे। ठीक है, मैं बनाऊंगा उससे जल्दी हो जाएगा। ये ओराई दिख रहा है आप लोगों को, ORI। ठीक है, ROP, ये SAL1, PST1, PVQ1, ECO-R1, CLE1, HIND3, BAM-H1, TTR, AMPR, है ना। और इस प्लाज्मिड का नाम क्या है बेटा? PBR322। मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लाज्मिड वेक्टर इज PBR322, नॉट फर्स्ट प्लाज्मिड वेक्टर। ये प्लाज्मिड वेक्टर फर्स्ट नहीं है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लाज्मिड वेक्टर है। ठीक है, तो ये कौन से बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है? ये PBR322 E. coli. दिख रहा है यहाँ पर, E. coli क्लोनिंग वेक्टर PBR322। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है इसमें से मैं कुछ चीजों को आपको डिस्कस करता हूँ अभी। कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक ओराई के नाम से है, ओराई। ठीक है, तब ये ओराई क्या है? आपके पास एनसीईआरटी एक बार ओपन करो बेटा सब लोग, एनसीईआरटी ओपन करो और ये डायग्राम को देखो। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में तो डायरेक्टली डायग्राम दे करके लेबलिंग पूछ देता है, और अब आप लोगों का जो एमसीक्यू पैटर्न आ रहा है तो इसमें भी आपको डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू। ठीक है, चलो। ये ओराई, अच्छा सभी लोग एनसीईआरटी का डायग्राम देख रहे हैं कि नहीं? नहीं भी देख रहे हैं तो ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम जो आप लोगों को दिखा दिया है उसके हिसाब से देखते जाओ। ओराई, ओराई जो रहता है ये क्या होता है बेटा? ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। अब मुझे बताओ बेटा कि जो लीनियर डीएनए होता है ना, एक जो लीनियर डीएनए होता है, हाँ लीनियर डीएनए होता है, तो रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? चलो मैं इसको बता देता हूँ। ये 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश कहाँ से स्टार्ट होगा? रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? सर बीट से चालू होगा, ओराई origin से। बीच से चालू होगा? अरे बेटा लीनियर डीएनए है, लीनियर डीएनए नॉट सर्कुलर डीएनए। तो इसमें अगर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो कहाँ से चालू होगा? बीच से चालू होगा। यस सर। हाँ सर, वो खुल जाएगा ना रेप्लिकेशन खुल जाएगा। ठीक है, और कौन से स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा? सर दोनों स्ट्रैंड में। दोनों स्ट्रैंड में स्टार्ट होगा। एक में आपका क्या होगा? लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरे एक में लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड, दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लेकिन जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो किसी ना किसी एंड से, ये इसको मैं खोल दिया मान के चलो, ठीक है, उसके बावजूद भी इसको मैंने ऐसा खोल दिया। ठीक है, इसको मैंने ऐसा खोल दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये अगर आप देख रहे हो तो रेप्लिकेशन का डायरेक्शन क्या होगा? रेप्लिकेशन का डायरेक्शन क्या होगा? ए स्ट्रैंड और बी, इसमें रेप्लिकेशन का डायरेक्शन क्या होगा? 5 to 3. ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? सर ऊपर। भाई अगर ये 5 डैश टू 3 डैश है ना, तो जो रेप्लिकेशन होता है वो कहां से स्टार्ट होगा? 3 डैश टू 5 डैश या 5 डैश टू 3 डैश? सर दोनों स्ट्रैंड्स में होगा ना।
नहीं बेटा, एक स्ट्रैंड की बात हो, जैसे ये ए स्ट्रैंड है, ठीक है, ये ए स्ट्रैंड है, ये देखो ये 5 डैश टू 3 डैश जा रहा है, तो इसमें कौन से डायरेक्शन में रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा? सर 3 डैश टू 5 डैश। 3 डैश टू 5 डैश कि 5 डैश टू 3 डैश? जल्दी बताओ। ये जो नया टेम्पलेट, ये जो नया स्ट्रैंड बनेगा यहाँ पर, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो किस डायरेक्शन में रेप्लिकेट होगा? सर 5 to 3। 5 ये dash 5 टू 3. ये 5 डैश टू 3 डैश ऐसा आएगा। ये यस 3 है तो ये 5 डैश स्टैंड बनेगा, तो ये ऊपर से नीचे की ओर नया स्टैंड बनता हुआ आएगा। समझ आ रहा बात आप लोगों को? और ये जो रहेगा वो किधर से तरफ जाएगा? नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये 5 डैश टू 3 डैश होगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, एक प्रकार का, मतलब आपको ये मालूम तो है ना कम से कम कि अगर ये डीएनए की कॉपी हो रही है तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ आ रहा बात? किस डायरेक्शन मूव करेगा और कहां से चालू करेगा। ठीक, कहां से चालू करेगा, किस डायरेक्शन मूव करेगा। ये लीनियर स्ट्रैंड है इसलिए आपको मालूम है, लेकिन ये सर्कुलर है तो भैया अब सर्कल में तो लेफ्ट टू राइट जाओ या राइट टू लेफ्ट जाओ। समझ आया बात? सर्कल में लेफ्ट टू राइट जाओ या राइट टू लेफ्ट जाओ, वापिस आओगे वहीं पर घूम के। ठीक है, तो यहाँ पर रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होता है उसका एक पॉइंट होता है ओरिजिन। ठीक है, दैट इज, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। समझ आ रहा बात है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI का मतलब क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर किसी को रेप्लिकेशन करना होगा डीएनए का, या डीएनए की कोई भी फॉरेन डीएनए, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर अपना एक डीएनए को कॉपी करना चाहता हूँ। हम लोग जो भी, जैसे इंसुलिन का जो डीएनए हम लोगों ने काटा था, अगर आपको याद होगा तो इंसुलिन के डीएनए को हम लोगों ने प्लाज्मिड में जोड़ा था। फिर जब भी प्लाज्मिड की कॉपी होगी उसके साथ में क्या होगा, इंसुलिन का जो डीएनए है, जो जीन है, उसका क्या होगा? सर वो भी बने। इंसुलिन का जो जीन है ये, ठीक है, दैट इज वो भी डीएनए स्ट्रैंड replicate ऑफ। करेगा. भाई सीधी सी बात है, प्लाज्मिड जब भी रेप्लिकेट होगा इंसुलिन का जीन भी रेप्लिकेट होगा, वो उसकी भी कॉपी बनेगी। तो अगर हमको किसी भी जीन की या डीएनए के स्ट्रैंड की नंबर ऑफ कॉपीज बनानी होगी तो हमको वो जीन को या डीएनए को हमको इस ओरिजिन के साइट से लिंक करना पड़ेगा, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। तो ये एक ऐसा साइट होता है जहां पर से रेप्लिकेशन आप स्टार्ट करा सकते हो और नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हो इस साइट पे जीन को लिंक करके। समझ आ रहा बात? समझ आ रहा बात? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो है इको R1, ठीक है, हिंद 3, तो ये मैंने आपको अभी क्या बताया था, इको R1 हिंद 3, ये क्या चीज है? इको R1 हिंद 3 मैंने अभी बताया था आप लोगों को। ठीक है, ही3 वो क्या चीज बताया था अभी थोड़ी देर पहले? Restriction enzyme. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, याद आ रहा है आप लोगों को? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, अरे भाई फिर से दिखाऊं क्या? याद है सर? याद है सबको? देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर आप लोगों को ये बताया था, आ गया प्लाज्मिड वेक्टर। हाँ, ये एग्जांपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देखो आप लोग, इको R1 ही3 हिंद 3, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो ये जो हमारा इको R1 ये जो हिंद 3 है, BAM-H1 है, PST1 है, SAL1 है, ये सब क्या है बेटा? ये इको R1 का रिकॉग्निशन साइट है। ठीक है, हिंद 3 का रिकॉग्निशन साइट है, क्ले 1 का रिकॉग्निशन साइट है, BAM-H1 का रिकॉग्निशन साइट। ये रिकॉग्निशन साइट मतलब क्या? इको R1 कट यहाँ से चालू करेगा, इको R1 काटना यहाँ से चालू करेगा, हिंद 3 काटना यहाँ से चालू करेगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का क्या है? क्या है बोलो? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट है। कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर इको R1 अगर मैं डालूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर कट करेगा। हिंद 3 अगर मैं डालूंगा इसके ऊपर एंजाइम को तो यहाँ से कट करेगा। समझ आ रहा बात आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, चलो अब दूसरी चीज अगर इसमें देखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, जैसे TETR और AMPR। अब ये TETR और AMPR क्या होता है? मतलब ये क्या बेटा, कुल मिलाकर के ये डीएनए ही है। ठीक है,
तो ये जो स्पेस है, ये जो डीएनए का बोल सकते हैं बेटा, ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये डीएनए का जो हिस्सा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, टीटीआर। इसको क्या बोल रहे हैं हम, एएमपीआर। ठीक है, अब ये टीटीआर और एएमपीआर क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट साइट। अब टेट्रासाइक्लिन एम्पीसिलिन आप लोग सुने हो कभी? No, sir. कोई सुना है टेट्रासाइक्लिन एम्पीसिलिन? थोड़ा सा आइडिया लगाओ। क्यों भाई, खुशी सुनी हो? नहीं सुनी? No, sir. चलो, आप लोग पेनिसिलिन सुने हो? पेनिसिलिन यस सर। Yes, sir. क्या होता है ये, क्या है ये? Antibiotic. ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। वैसे ही टेट्रासाइक्लिन भी एक एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन भी एंटीबायोटिक होता है। एम्पीसिलिन भी एम्पीसिलिन भी एंटीबायोटिक होता है। एक्चुअल में एम्पीसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ग्रुप का ही एक ड्रग होता है एम्पीसिलिन, ठीक है, सिलिन ड्रग, ठीक है। चलो, तो टेट्रासाइक्लिन एम्पीसिलिन ये क्या है बेटा, एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। अब इससे आप लोग क्या समझ रहे हो कि इस डीएनए स्ट्रैंड में, ये जो सर्कुलर डीएनए है, प्लाज्मिड है, इसमें ऐसे जीन हैं जो किसके लिए रेजिस्टेंट है, बोलो? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स के लिए। इसमें ऐसे जीन हैं जो किसके लिए रेजिस्टेंट है, एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट के लिए जीन है। मतलब अगर आप इस प्लाज्मिड के ऊपर एम्पीसिलिन या टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक यूज करोगे तो ये बैक्टीरिया अपने आप को बचा लेगा। क्यों बचा लेगा? क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास जो प्लाज्मिड है उसमें एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से अपने आप को बचाने के लिए रेजिस्टेंट जीन है, तो वो ऐसे एंजाइम्स बनाएगा जिससे एंटीबायोटिक का असर इसके ऊपर कम से कम। क्लियर हो रहा है बात? यस सर। समझ आया बात? समझ आया कि नहीं समझ आया? जल्दी बताओ पहले। आया सर। किसी को डाउट है इसमें? क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो हम लोग जो है एक्चुअल में अभी क्या पढ़ रहे हैं, प्लाज्मिड वेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये जो सेकेंड पॉइंट है ये किस नाम से आता है, सेलेक्टेबल मार्कर। अभी बताऊंगा मैं आगे, सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में, ठीक है। तो यहां पर सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में क्या है बेटा अवेलेबल, AMPR एंड TETR, ठीक है। चलो, अब सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब ये होता है कि हम इसको एज अ मार्कर के रूप में यूज कर रहे हैं कि भैया ये जो बैक्टीरिया है इसमें कौन सा एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट है, ठीक है। मतलब ये अपने आप को कौन से एंटीबायोटिक से बचा सकता है ना। तो अभी जब भी हम क्या करेंगे बेटा कि हमारा जीन, मतलब हमारा मन चाहा जीन, जैसे कि इंसुलिन जीन हम लोगों ने इंसर्ट किया था, तो जब भी हम किसी प्लाज्मिड में इंसुलिन जीन को इंसर्ट करेंगे तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि उसमें इंसुलिन का जीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग, मतलब इस आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हमारा मनचाहा जीन, फॉरेन जीन या एलियन जीन का पीस इस डीएनए में, इस प्लाज्मिड में जुड़ा हुआ है, हमने जोड़ा है, हमने वहां पर डाला है, तो वो जुड़ गया है। ये हम तभी पता कर सकते हैं जब वहां पर कोई सेलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट हो, है ना। आगे उसको देखेंगे, इसमें से क्वेश्चन आता है। चलो, तो क्लियर हो रहा है ये। अब सेलेक्टेबल मार्कर्स का यूज हम कैसे करेंगे, इसको मैं हटा रहा हूं बेटा, पूरा सिर्फ ये वाला हेडिंग डालूंगा, हटा दूं। यस सर।
ये क्वेश्चन आता है बेटा सेलेक्टेबल मार्कर का, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता था, पहले लिखने के लिए आता था, अब तो एमसीक्यू आएगा, तो उसको ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलो अब हमको क्या मिलता है, एक फॉरेन जीन। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि एक छोटा सा जीन हम लोगों ने लिया, किसका लिया, इंसुलिन का, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास क्या, प्लाज्मिड, ठीक है। इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया। जोड़ेंगे कैसे, इस डीएनए को हम प्लाज्मिड के, मतलब बैक्टीरिया का बहुत सारा जो कल्चर है उसमें से बहुत सारा प्लाज्मिड हम निकालते हैं। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस डीएनए का मिक्सचर, मतलब जो जीन है हमारे पास, जो जीन है हमारे पास, इस जीन को हम लोग इस प्लाज्मिड वाले कल्चर में डाल देंगे और कुछ एंजाइम्स डालेंगे जिससे कि वो इससे जुड़ जाए। तो ये इससे जुड़ेगा, ये उससे जुड़ेगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि इस हिस्से में ये जुड़ गया, ठीक है, ये हिस्से में जुड़ गया, जीन ऑफ इंसुलिन। अब बेटा मान के चलो कि हमने एक ऐसा कल्चर लिया जिसमें बहुत सारे प्लाज्मिड लिए, ठीक है, बहुत सारे प्लाज्मिड लिए और उसमें बहुत सारे हम लोगों ने जीन्स लिए, लेकिन अब हम यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे और इसको कट करेंगे। कट करने के बाद जो कटा हुआ, जो मतलब जो कटा हुआ जो हमारे पास प्लाज्मिड है, कटा हुआ हमारे पास जीन है, उसको हम लोगों ने एक कल्चर में डाल दिया और कुछ एंजाइम डालेंगे, लाइगेस वगैरह, जिससे कि वो एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होने के बाद हम लोग इसको बैक्टीरिया के कल्चर में डाल देंगे, जिससे बैक्टीरिया, एम्प्टी बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड नहीं होगा, तो वो जो बैक्टीरिया है उसमें आरडीएनए, कौन सा, आरडीएनए, समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या किया, जीन लिया और प्लाज्मिड लिया, इन दोनों का मिक्सचर बनाया और उसके बाद उनको जुड़ने दिया। जुड़ने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे बैक्टीरिया लेंगे, फॉर एग्जांपल ई कोलाई, जिसमें से प्लाज्मिड पहले से रिमूव किया गया है, उसका जो नॉर्मल प्लाज्मिड है उसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया। जैसे कि ये एक नॉर्मल बैक्टीरिया है, इसका नॉर्मल प्लाज्मिड को हम लोगों ने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद ये जो बैक्टीरिया है ये विथआउट प्लाज्मिड है। अब इस बैक्टीरिया को हम लोग यहाँ डाल देंगे। डालने के बाद क्या होगा कि रिकॉम्बिनेंट, ये क्या है बेटा, ये आर डीएनए, समझ आया बात, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसमें हमारा जीन है। इस आर डीएनए को इस एम्प्टी बैक्टीरिया, मतलब विथआउट प्लाज्मिड वाला ई कोलाई के साथ में मिक्सचर में डाल देंगे और कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं जिससे कि बैक्टीरिया के वॉल पे छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और आसपास के जो प्लाज्मिड है वो पिक हो जाते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिक पिक हो जाएंगे क्योंकि वो उसी के लिए बना है। तो कुछ केमिकल के द्वारा इसको पोरस बनाया जाता है, बैक्टीरिया में छोटे छोटे छेद किया जाता है जिससे कि प्लाज्मिड एंटर कर सके। यहां तक समझ आ रहा है, फिर मैं आगे बताऊं। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि फिर ये वाले स्किप मत हो जाए आपसे। क्लियर है सर। किसी को डाउट है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, इंसुलिन का जीन लिए, प्लाज्मिड लिए, दोनों को जोड़ने दिए हम लोग, ऐसे पकड़ के चिमटी से नहीं जोड़ सकते, काटने के लिए भी एंजाइम चाहिए, जोड़ने के लिए भी एंजाइम चाहिए, सबके लिए एंजाइम यूज होगा, ठीक है, ऐसे चिमटी से पकड़ कर नहीं डाल सकते। तो फिर ये जो आरडीएनए है इसको हम लोग ऐसे बैक्टीरिया लेंगे जिसका प्लाज्मिड रिमूव कर देंगे। तो रिमूव्ड प्लाज्मिड वाला जो बैक्टीरिया है ई कोलाई, इस बैक्टीरिया के कल्चर में हम आरडीएनए को डाल देंगे। तो डालने से क्या होगा, जो भी प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, वो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या मिल गया, बोलो, अब हमको यहां से क्या मिल गया, अब हमको यहां से क्या मिल गया, अब हमको यहां से क्या मिल गया, बोलो भाई, किस टाइप का बैक्टीरिया मिल गया, ये जो बैक्टीरिया होगा ये किस टाइप का होगा। अरे भाई, ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये किस टाइप का बैक्टीरिया होगा, ये नॉर्मल बैक्टीरिया है और जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है। नॉर्मल और जेनेटिकली मॉडिफाइड
ऑर्गेनिज्म है, दैट इज बैक्टीरिया है, बताओ क्या होगा? जेनेटिकली Sir, मॉडिफाइड genetically modified. जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ये जो ई कॉलाई है इसको हम लोग जीएमओ बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम बैक्टीरिया भी बना सकते हैं, प्लांट भी बना सकते हैं, एनिमल भी बना सकते हैं। समझ आ रहा है बात? चलो, तो ये जो बैक्टीरिया है जेनेटिकली मॉडिफाइड है, लेकिन ऐसा एक नहीं होगा, ऐसा कल्चर में बहुत सारा होगा, ऐसा कल्चर में बहुत सारा होगा। तो ये एक कल्चर है, इसमें मान के चलो कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो, मैं ब्लू वाला जो बना रहा हूँ वो नॉर्मल होगा, और जो ब्लैक वाला बनाऊंगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा। ठीक है, ये ब्लू वाला जो नॉर्मल है और ब्लैक वाला जो रहता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ठीक है, तो जो ब्लैक में है बैक्टीरिया वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है। और जो ब्लू वाला है ये नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, नॉन। समझ आया बात इतना? Yes, sir. अब भाई ऐसा तो नहीं है ना कि जो जेनेटिकली जो ये सॉरी जो आरडीएनए है, आरडीएनए में नॉर्मल बैक्टीरिया को जब डालेंगे तो सारे के सारे रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड हैं वो सारे के सारे बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट नहीं होते। ठीक है, सारे के सारे नहीं होंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। तो अब हमारे सामने एक चैलेंज है कि भैया पहले हम लोगों ने बहुत मुश्किल से इंसुलिन बनाने वाला जीन को निकाला, फिर बहुत मुश्किल से हमने इसको काटा, रेस्ट्रिक्शन दो न्यूक्लियस से काटा, इसको भी काटा, निकाला, इसको भी काटा, फिर बड़ी मुश्किल से इन दोनों को जोड़ा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, प्लाज्मिड बनाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और टेक्निक अपनाई कि जो नॉर्मल ई कॉली बैक्टीरिया है उसका प्लाज्मिड को निकाला, ठीक है, केमिकल का यूज करके, और फिर ये जो नॉर्मल एम्प्टी मतलब खाली प्लाज्मिड विथआउट प्लाज्मिड वाला जो ई कॉलाई है इसके कल्चर में हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाला, प्लाज्मिड को डाला, और कुछ केमिकल और एंजाइम का यूज किया जिससे कि प्लाज्मिड इसके अंदर जा सके। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ जो बैक्टीरिया है उसमें आपको क्या मिलेगा? आरडीएनए मिलेगा, और कुछ बैक्टीरिया में आरडीएनए नहीं मिलेगा, नॉर्मल डीएनए रहेगा। तो ये जो रहेगा ब्लैक वाला जीएम बैक्टीरिया, इसमें आरडीएनए मिलेगा, ठीक है, दैट इज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मिलेगा, है ना, और इसमें नो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो अब अगर ये कल्चर आपके सामने है तो आपके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जिसमें हमारा इंसुलिन का जीन है, उसको नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से अलग करना। तो इसको कैसे अलग करो? आप माइक्रोस्कोप से देख के बिल्कुल नहीं बता सकते कि किसका प्लाज्मिड में कौन सा प्लाज्मिड किसका है, रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड है या नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड है, माइक्रोस्कोप से। तो अब आप क्या करोगे? आपके सामने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी नहीं, बट आपको ब्लैक वाले को ब्लू से अलग करना है। समझ आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं आप लोगों से? Yes, sir. क्यों भाई अदिति, समझ आ रहा है बेटा मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या चैलेंज के बारे में पूछ रहा हूँ? Yes, हैं? sir. Yes, क्षितिज, sir. समझ आ रहा है? खुशी, डाउट है तो पूछो बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, सेलेक्टेबल मार्कर। तो यहाँ पर हम लोग प्लाज्मिड का एक फीचर का इस्तेमाल करेंगे जिसको बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। तो क्या फीचर था कि हम जो पढ़े थे अभी, इसमें दो टाइप का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। क्या क्या? एक एम्पिसिलिन से और दूसरा टेट्रासाइक्लिन से। क्लियर हो रहा है बात? एक एम्पिसिलिन, दूसरा टेट्रासाइक्लिन। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि ये जो साइट था, यहाँ पर कौन सा साइट है बेटा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, यहाँ पर कौन सा जीन था, TR. कौन से? TETR, याद आ रहा है?
टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट के लिए जीन था इस जगह पे। क्लियर हो रहा है? ठीक है। Yes, sir. तो मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया यहाँ पर बताओ। Marking. मैंने TETR को, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को यहां से काट के निकाल दिया है, और उसी जगह पर मैंने क्या किया है, इंसुलिन के जीन को डाला है। क्लियर हो रहा है? ये साइड दिख रहा है? ठीक है। चलो अब मुझे बताओ कि जो भी प्लाज्मिड होगा उसमें, यहां पर जो भी प्लाज्मिड होगा, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, उसमें कौन सा जीन अवेलेबल नहीं? tetracycline resistant. टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अवेलेबल नहीं। ठीक है। तो अगर मुझे इसमें से जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को सेपरेट करना है, मुझे पहले पहचानना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब होता है कि हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि अगर इसमें मैं एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक अगर इस कल्चर में डालूंगा, तो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। बता बेटा नीलम, पहले बताओ कि आवाज आप बता सकते हो कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। नीलम, हाँ, तो बताओ मुझे नीलम कि ये जो कल्चर है बेटा, इसमें अगर मैं एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक छिड़कूंगा तो कौन से बैक्टीरिया मरेंगे, ब्लैक वाले या ब्लू वाले? ब्लू वाले। हाँ, बताओ भाई अनुराग। सर ब्लू। ब्लू। भावना? सर दोनों मरेंगे। दोनों मरेंगे। खुशी? सर ब्लू। ब्लू। क्षितिज? देखो इसके आंसर से ही मुझे आंसर मिलता है कि आप लोग समझे हो कि नहीं। बताओ भाई क्षितिज। सर क्या क्वेश्चन है? अरे भाई सो रहे थे क्या? एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक अगर इस कल्चर में डालूंगा जिसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी है और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाला बैक्टीरिया, तो दोनों में से कौन सा बैक्टीरिया मरेगा, ब्लू या ब्लैक? सर दोनों नहीं मरेंगे ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो दोनों में है। बताओ भाई विवेक। सर कोई नहीं मरे। पलक? सर दोनों नहीं मरेंगे। अदिति? यस सर, दोनों नहीं मरेंगे। बेटा दोनों नहीं मरेंगे। देखो आप लोगों का ध्यान नहीं है, जो जो आंसर गलत दिए हैं फिर से देखो। मैंने क्या बोला कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ पर टीआरटी जीन है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, टीआरटी वाला जो जीन है उसकी जगह पर मैंने इंसुलिन का जीन को डाल दिया है। मतलब टीटीआर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को हटा के उसकी जगह पर मैंने इंसुलिन का जीन को इंसर्ट कर दिया है। ठीक है। लेकिन अभी भी कौन सा जीन अवेलेबल है भैया, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। अब इसी डीएनए को, इसी प्लाज्मिड को मैंने यहाँ पर डाला है। ठीक है। ई कॉलाई में यहाँ पर है। अब यही ई कॉलाई का कल्चर करेंगे तो ऐसा ही बहुत सारा बैक्टीरिया बनेगा। इस कल्चर में ई कॉलाई जो आर डीएनए वाला है वो ब्लैक है, तो भैया जो ब्लैक वाला है जिसमें हमारा फॉरेन जीन है, इंसुलिन का जीन है, ये फॉरेन जीन या इंसुलिन का जीन कौन से जीन के बदले डाला है, तो टीईटीआर वाला। लेकिन इसमें कौन सा जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अभी भी है। देखो ये हट गया, ये है। ठीक है। ये तो रिकॉम्बिनेंट की बात हो गई, लेकिन जो नॉर्मल बैक्टीरिया है इसके प्लाज्मिड में तो दोनों है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन दोनों है, क्योंकि ये तो नॉर्मल वाला है बेटा। समझ आ रहा बात आप लोगों को? जिनका आंसर गलत हुआ समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो इसमें तो दोनों है, एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों है। तो एम्पीसिलिन है ना, तो ब्लू वाला तो नहीं मरने वाला, ब्लू वाला तो नहीं मरेगा, क्योंकि ब्लू वाले में तो दोनों है।
आप टेट्रासाइक्लिन डाल दोगे तो भी नहीं मरेगा ब्लू वाला, ठीक है। तो ब्लू वाला में नॉर्मल दोनों जीन हैं, तो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डालोगे इस कल्चर में तो ब्लू वाला तो नहीं मरने वाला। अब बात आते हैं ब्लैक वाला। तो जो ब्लैक वाला है इसमें हमने सिर्फ टीटीआर को हटाया है, एम्पिसिलिन अभी भी अवेलेबल है। तो एम्पिसिलिन अगर डालेंगे तो भैया ये जीन से एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट डेवलप कर चुका है, तो ये नहीं मरेगा, मतलब दोनों नहीं मरने वाले, ठीक। तो अब मुझे बताओ, क्या एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डालने से मैं इन दोनों में से जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को पहचान सकता हूं क्या? नो सर। नो सर। नहीं पहचान सकते। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? टेट्रासाइक्लिन डालना होगा। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इस कल्चर पे डालना पड़ेगा। मैं अगर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इस कल्चर में डालूंगा तो ब्लू या ब्लैक कौन सा बैक्टीरिया मरेगा मैं पूछूंगा, ठीक है। चलो बताओ भाई, नीलम बताएगी, अगर मैं टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का छिड़काव करूंगा इस बैक्टीरिया के कल्चर में तो कौन सा मरेगा? भले गलत बताओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, गलत बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आंसर ना देना वो ज्यादा गलत चीज है। बोलो बोलो, सोच के बोलो, जल्दी बोलो, जो भी आंसर है दिमाग में आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक अगर मैं इस कल्चर में डालूंगा तो ब्लैक और ब्लू में से कौन सा मरेगा, कौन सा बैक्टीरिया मरेगा? कुछ भी बेटा, आपको जो समझ आता है वो आंसर, वेट मत करो कि कोई आंसर देगा तो आप उसमें से सेलेक्ट करो, कोई बात नहीं। अनुराग, खुशी, सर ब्लैक। क्षितिज, सर जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो मर जाएगा। पलक, सर ब्लैक। विवेक, ब्लैक। अदिति, सर ब्लैक। ब्लैक। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालने से ब्लैक वाला क्यों मरेगा? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए जो जीन था, रेजिस्टेंट जीन था, उसको तो हटा दिया हम लोगों ने और उस जगह पर इंसुलिन का जीन डाला हुआ है। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाला जो बैक्टीरिया है, ब्लैक वाला क्या है? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाला बैक्टीरिया है, यही वाला है यहाँ पर ब्लैक, है ना। तो ब्लैक वाला जो बैक्टीरिया है इसके पास टेट्रासाइक्लिन से बचने के लिए कोई भी जीन नहीं है। तो जैसे ही हम टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो कौन सा मर जाएगा? ब्लैक वाला, जिसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, मतलब जिसमें हम लोगों ने इंसुलिन डाला है, किसके बदले? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के बदले, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या पहचान सकते हैं कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया था वो कौन सा, ये पहचान सकते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। चलो, लेकिन यहां से हमको ये तो मालूम चल गया कि हमने जो इतना तामझाम फैलाया हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग किया हुआ है, जीन को काटे, प्लाज्मिड को काटे, दोनों को जोड़े, फिर बैक्टीरिया के अंदर डाले, फिर उसका कल्चर किए, फिर हम लोग उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस जो मैकेनिज्म है इसको बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। तो यहाँ पर सेलेक्टेबल मार्कर क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इसीलिए हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर, जिससे कि हम हटा करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। तो क्या अब हम सक्सेस पा लिए हैं, अब हम इंसुलिन बना लेंगे? बोलो, क्या अब हम इंसुलिन बना लेंगे इस प्रोसेस से? नो सर, क्योंकि जो बैक्टीरिया में इंसुलिन था वो तो मर गया। वो तो मर गया, लेकिन एक चीज अच्छी हुई, हर बुरे में भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कि बैक्टीरिया तो मर गया लेकिन हमको ये मालूम चल गया कि हमारा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस था वो सक्सेसफुल हुआ, मतलब जीन अंदर जा चुका है और वो काम कर रहा है, हमारा प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे कि हम आइडेंटिफाई भी कर सकें इसको और इसको जिंदा भी रख सके, मतलब बिना मारे हम अपने बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो ये जो एक्सपेरिमेंट है एक्चुअल में ये सिर्फ और सिर्फ पहचानने के लिए होता है, ठीक है। एक बार प्रोसेस लाइन अप हो गया, सही है, फिर हम दूसरा प्रोसेस अपनाते हैं जिसको बोलते हैं कलर रिएक्शन। हटा दूं ये, क्लियर है? यस सर। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, क्योंकि बेटा ये सब आपको ना अभी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। चलो, सेलेक्टेबल मार्कर के थ्रू हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया हमारा जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस है वो सही तरीके से काम कर रहा है, हमारा टेक्निक सही है, हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। बट अब हमको क्या चाहिए, हमको जिंदा बैक्टीरिया चाहिए जिससे कि हम प्रोडक्ट बना सकें, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर के बाद फिर हम लोग जो नेक्स्ट प्रोसेस अपनाते हैं जिसको बोलते हैं कलर रिएक्शन, ठीक है, कलर रिएक्शन। अब देखो बेटा कलर रिएक्शन में क्या करते हैं, तो हम हमारे पास क्या है, मान के चलते हैं कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है, हमारे पास जो बैक्टीरिया है इसमें जो जीन है, ठीक है, इसमें जो जीन है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के बदले अब हम ऐसे जीन को हटाएंगे जो बैक्टीरिया को कलर देता है। तो आपने अगर कल्चर किया होगा तो बैक्टीरिया का कल्चर कभी किया है बेटा, देखा बैक्टीरिया को? नहीं देखा है स्कूल में? नो सर। चलो, बैक्टीरिया को जब भी देखना रहता है ना बेटा तो डाई डालते हैं, डाई मटेरियल, क्रोमोजेनिक केमिकल। क्रोमोजेनिक क्या होता है, कलर डालने से बैक्टीरिया जो रहता है वो कलर्ड हो जाते हैं और हम उस कलर्ड बैक्टीरिया को फिर कल्चर में देख सकते हैं। मतलब बैक्टीरिया को अगर आपको देखना है तो हमको कुछ कलर्ड मटेरियल डालना पड़ता है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को डालना पड़ता है बैक्टीरिया के कल्चर में, जिससे कि हमको बैक्टीरिया अच्छे से दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब भी आपको ब्लड देखना होगा तो अगर आप सिंपल ब्लड का सैंपल स्लाइड में देखोगे तो आपको कौन कौन से कौन सा सेल दिखेगा बेटा ब्लड में, मालूम है? अरे बताओ भाई, कौन सा सेल दिखेगा? अरे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट में से मेनली कौन सा दिखेगा आपको? एक नॉर्मल ब्लड का जो एक बूंद एक ड्रॉप स्लाइड में डाले, उस स्लाइड को अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो क्या दिखेगा? आरबीसी दिखना चाहिए। बस आरबीसी दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो कलर्ड होता है, आरबीसी कलर्ड होता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड जो सेल होते हैं वो कलरलेस होते हैं। समझ आ रहा बात? ठीक है, इसीलिए अगर आपको डब्ल्यूबीसी को देखना रहता है तो ईओसिन डाई डालते हैं, मतलब एक कलर्ड मटेरियल डालते हैं ब्लड सैंपल के ऊपर। ब्लड का जो स्लाइड होता है उसमें कलर्ड जो मटेरियल होता है, केमिकल होता है, डाई मटेरियल, उसको एक ड्रॉप डालते हैं जिससे कि हमको माइक्रोस्कोप में क्या दिखता है, डब्ल्यूबीसी दिखता है। तो डब्ल्यूबीसी को कलर्ड करने वाला मटेरियल डालने के बाद ही डब्ल्यूबीसी दिखता है। इतना समझ आ रहा है? वैसे ही बैक्टीरिया को देखने के लिए कलर्ड मटेरियल केमिकल डाला जाता है, डाई मटेरियल डाला जाता है, ठीक है। तो अब डाई मटेरियल जो डालते हैं तो एक्चुअल में बैक्टीरिया कलर्ड इसीलिए होता है क्योंकि बैक्टीरिया के सरफेस पे, उसके वॉल पे, आउटर वॉल पे कुछ एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो कि उस कलर्ड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो भैया कोई भी चीज हो, किसी भी सेल का मेनली कौन सिंथेसाइज करता है? किसी भी सेल का कोई भी प्रोडक्ट कौन बनाता है? बोलो। किसी भी सेल का, किसी भी सेल का जो प्रोडक्ट है, कोई भी, चाहे सेल वॉल हो, सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे एंजाइम हो, कौन बनाता है बेटा उस सेल में? अरे भाई सेल के अंदर कौन है ये सब चीज बनाएगा? एंजाइम वगैरह डीएनए। के डीएनए ही बनाता है। तो डीएनए भी क्या करेगा, वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिससे कि वो कलर होगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल ई कॉलाई बैक्टीरिया है,
ठीक है, ये एक नॉर्मल बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में जो जीन है, जीन फॉर कलर, ठीक है, ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। समझ आ रहा बात? रिमूव करने के बाद हम क्या डाल दिए यहाँ पर, कोई दूसरा मनचाहा जीन डाल दिए। समझ आया बात? ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इट इज फॉरेन फॉरेन जीन, कोई सा भी मनचाहा जीन, लाइक हमारा इंसुलिन का जीन, ठीक है, फॉरेन जीन, ठीक है, इन प्लेस ऑफ कलर मेकिंग, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बता रहा हूँ, मतलब कलर बनाने वाला जो जीन होता है। क्लियर हो रहा है ये आप लोग को, समझ आ रहा बात? क्लियर हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो रिकॉम्बिनेंट जो बैक्टीरिया है, इसका कल्चर करूंगा। ठीक है, ये सेम वही प्रोसेस के थ्रू ना, अभी जो मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हटा करके जो मनचाहा जीन डाला था, वही प्रोसेस के थ्रू बनेगा। ठीक है, तो ये जो कल्चर जब हम करेंगे तो इसमें दो टाइप की कॉलोनी बनेगी। कौन कौन सा बताओ भाई, बोलो, कौन कौन सा कॉलोनी बनेगा, कौन कौन सा बैक्टीरिया की कॉलोनी होगी इसमें? ठीक है, ये जो ब्लैक वाला है, ये जो ब्लैक वाला है, ये कौन सा होगा बेटा, रिकॉम्बिनेंट, है ना, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होगा, जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। ठीक, और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर इस कल्चर में अगर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डालूंगा, क्रोमोजेनिक, समझ रहे हो, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस मतलब कलर्ड मटेरियल, और डाई डालूंगा, डाई मटेरियल डालूंगा अगर, तो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। कौन बताएगा, भावना बताएगी। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जब मैं डालूंगा, डाई मटेरियल डालूंगा, तो इनमें से ब्लू या ब्लैक किस में कलर आएगा? मेनली ब्लू कलर आता है, ठीक है, बट यहाँ पर मैं कलर ही वैसी बना दिया हूँ। अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन कौन सा ब्लू कलर्ड शो होगा, या मैं बोलूं इन दोनों में से, दोनों बैक्टीरिया में से कौन सा बैक्टीरिया कलरफुल दिखेगा माइक्रोस्कोप? सर ब्लू वाला। हाँ, चलो, और बताओ भाई पलक, कौन सा बैक्टीरिया कलरफुल दिखेगा या ब्लू कलर दिखेगा? सर रिकॉम्बिनेंट। क्षितिज, सर जिसमें जो वो नहीं जोड़े, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट। कौन सा बैक्टीरिया कलरफुल दिखेगा, बस ये मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, कौन सा कलर वो उसको बाद में देखेंगे, कौन सा बैक्टीरिया कलरफुल दिखेगा, ये वाला या ये वाला? शायद नॉन रिकॉम्बिनेंट कलरफुल दिखने नॉन लगेगा। रिकॉम्बिनेंट कलरफुल। खुशी, वाला। ब्लू वाला, हाँ। चलो बताओ भाई, अदिति क्या बोलती हो, कौन सा दिखेगा? सर नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्यों नॉन रिकॉम्बिनेंट दिखेगा? क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट में अभी भी वो जीन है जो डाई मटेरियल के साथ में रिएक्ट करने पर कलर देता है, और ये जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, उसमें हम लोगों ने वो जीन को हटा दिया था जो कलर शो करता है।
ठीक है। तो कलर शो करने वाले जीन को हटा के हम अपना मनचाहा जीन को डाल दिए थे यहाँ पर, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट बना दिए। तो जीन जो कलर शो करेगा, है ना, तो अगर हम डाई डालेंगे तो वो कुछ भी कलरफुल नहीं दिखेगा। तो यहाँ से हम आसानी से वो भी जिंदा अपने बैक्टीरिया को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर से जो भी कलरफुल बैक्टीरिया होगा, ब्लू कलर की कॉलोनीज जो भी होंगी, उन बैक्टीरिया को हम सेपरेट कर लेंगे, और जो कलरलेस बैक्टीरिया की कॉलोनी होगी, ठीक है, बैक्टीरिया की कॉलोनी तो दिखेगी, है ना, जो कलरलेस दिखेगा उस बैक्टीरिया को हम लोग अब एक नए कल्चर में डालेंगे। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये जो नॉन कलर बैक्टीरिया है या कलरलेस बैक्टीरिया है, इसको ज्यादा अच्छा, कलरलेस बैक्टीरियल कॉलोनी, ये जिंदा है बेटा, ठीक है। कलरलेस बैक्टीरियल कॉलोनी को अब हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद अब हम उसको क्या करेंगे, उसका कल्चर करेंगे। अब इस कल्चर में अब हमको रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का कल्चर मिल गया। अब ये जो कल्चर है इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, इसका कल्चर करेंगे, और इसको हम एक बड़े टैंक में डालेंगे, फूड देंगे, न्यूट्रिएंट्स देंगे, और इस कल्चर को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ढेर सारा रिकॉम्बिनेंट जीन जो जिसकी क्लोनिंग होगी। तो इस कल्चर में क्या मिलेगा हमको, हमारा रिकॉम्बिनेंट जीन जिसमें इंसुलिन का जीन है। और इसको अब हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी में हम लोगों ने इस कल्चर को ले लिया, इस बैक्टीरियल कल्चर को हम लोगों ने लेबोरेटरी में बना लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में जो कल्चर है इसको हम लोग मिलियंस, बिलियंस, करोड़ों, अरबों मल्टीप्लाई कर सकते हैं बैक्टीरिया का, ठीक है। और अब हम इसको फैक्ट्रीज में भेजेंगे जहां पर इंसुलिन बनेगा, और इस कल्चर को वो एक बड़े से कंटेनर में डालेंगे, जो 1000-2000 लीटर का कंटेनर होगा, उसमें कल्चर मीडियम डाला जाएगा, और इस बैक्टीरिया को डाल के उसका कल्चर किया जाएगा, और इंसुलिन बना के एक्सट्रैक्ट करके फिर बेचा जाएगा। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट आप लोगों को कलर रिएक्शन का? यस सर। ठीक है, चलो। तो अब लाइट नहीं है, ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा ये। तो ये बेटा जो आज मैं समझाया हूं, मान के चलो यहाँ से लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है नीट में, और डेफिनेटली आप लोगों के टर्म 2 में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और मैं जैसा आप लोगों को सिखाया हूं ना आज की क्लास में कि बेटा इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो नीट में ऐसे ही कहानी बना के क्वेश्चन देता है कि इमेजिन करो आपके पास एक बैक्टीरिया का कल्चर है, उसको मैंने ऐसे किया, उसमें मैंने ये जीन को हटा दिया, अब इसमें से पहचानना है कि कौन सा है, मे भी डायग्राम दे दिया आपको। तो जब तक कि आप इसको बहुत सही तरीके से नहीं समझोगे पूरे प्रोसेस को, तो इसका क्वेश्चन का आंसर को अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप पढ़ के देखिएगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इसका आंसर को मतलब इसका जो आंसर आप जब टिक करना चाहोगे इस टाइप के क्वेश्चन का, तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया जेनेटिक इंजीनियरिंग का, देन सेलेक्टेबल मार्कर का और कलर रिएक्शन, तो मुझे बताओ कि कलर रिएक्शन पहले करेंगे या सिलेक्टेबल मार्कर? तो भैया हम पहले सिलेक्टेबल मार्कर करेंगे, जिससे हमको ये मालूम चल जाएगा कि हमारा प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग सही बैठ रहा है। अब हम बना सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। देन उसके बाद उसको आइसोलेट करने के लिए, जिंदा बैक्टीरिया को हासिल करने के लिए हमको कलर रिएक्शन करना पड़ता है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।